आइए सुनते हैं प्रियंका गुप्ता जी की कहानी। बस ऐसे ही। सुबह जब मैं सोकर उठा तो वो वहाँ नहीं थी। बिस्तर पर उसकी चादर तय लगाकर रोज़ की तरह तकिया के नीचे रखी थी। खिड़की के पर्दे बंद थे और उसकी तरफ बेड के नीचे उसकी स्लीपर बिल्कुल करीने से रखी थी। वो वहाँ नहीं थी, माने सिर्फ बिस्तर पर ही नहीं, वो उस पूरे घर में कहीं नहीं थी। डाइनिंग टेबल पर मेरे नाश्ते की प्लेट के नीचे दबाकर रखे गए कागज़ के एक टुकड़े पर उसकी राइटिंग में बस एक वाक्य लिखा था, मैं जा रही हूँ, ढेर सारा प्यार। और नीचे आदतन उसने अपना नाम लिख रखा था। मुझे लगा वो पास के सुपरमार्केट तक गई होगी, जहाँ वो अक्सर घर का एक भी सामान घट जाने पर उसे लाने भागती थी। जब वे लौटती तो एक सामान के साथ साथ ढेरों दूसरी चीज़ें भी होती, मेरे हिसाब से जिनकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती थी, पर मैं चुप रहता। वो सामान का थैला लिए अंदर घुसती और मेरी तरफ एक खोई सी मुस्कान फेंक कर रसोई में घुस जाती। अपने लैपटॉप पर कुछ न कुछ करने में बिजी मैं कभी तो लपक कर उसकी फेंकी मुस्कान कैच कर लेता, पर ज़्यादातर ये इतना रूटीन सा लगता कि मैं उसे नज़रअंदाज करके अपने काम में मसरूफ़ रहता। ऐसे में उसकी मुस्कान टप से मेरे कदमों के पास गिरकर टूट जाती। कभी कभी मुझे लगता कि उसकी टूटी मुस्कान की किरचें शायद उसे चुभती होंगी, पर उसने कभी मेरे ऊपर तो ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। और मैं कोई खुदा तो था नहीं जो बिना जाहिर की हुई बातों को भी समझ जाऊं। वो बाकी की औरतों की बनिस्बत ज़्यादातर चुप ही रहती थी। मुझे लगता ये उम्र का असर है, वरना पहले अपनी सहेलियों के साथ तो वो कितनी चटर पटर करती थी, कह कह लगाती थी। पर अब उसकी अधिकांश सहेलियां या तो अपनी हारी बीमारी से त्रस्त होकर अपने घर और डॉक्टर की क्लिनिक के बीच पिंग पोंग बनी हैं, या फिर कई तो अपने आदमी के मरखप जाने के कारण अपने बच्चों के पास रहने चली गई हैं। हमारे जैसे कुछ ही लोग हैं जिन्होंने अपने देश की धरती छोड़कर परदेश में बच्चों के मत्थे रहना स्वीकार नहीं किया। अब तो भूले भटके उसकी बची खुची किसी सहेली का फ़ोन आता है, उस पर भी जितनी देर बातें करती है अपना रोना ही रोते रहती है। ऐसे में वो हमेशा अपना मोबाइल लेकर बालकनी में चली जाती है। मुझे मन ही मन हंसी भी आती। अब कौन सा किसी सहेली से अपने अतरंग बातों पर चटकारे लेना होता है, पर मैं चुप ही रहता। इस उम्र में भी वो पहले ही की तरह हर काम में मुस्तैद रहती। मुझे कब क्या खाना है, कितना खाना है, मेरी पसंद नापसंद, हर चीज़ हमेशा की तरह चाक चौबंद। अपने लिए तो जैसे उसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं रही कभी। सुबह भी शायद मेरा ही कोई सामान उसने घटा देखा होगा, तभी हड़बड़ाकर बाहर चली गई होगी। पर जाने से पहले टेबल पर मेरा नाश्ता लगाना नहीं भूली। मैंने बाथरूम में जाकर देखा, रोज़ की तरह मेरे नहाने का भी सारा इंतज़ाम था। सामने अलमारी खोल के देखा तो वहाँ भी सब मौजूद था, यानी मेरा कोई सामान नहीं घटा था। फिर ऐसी क्या हड़बड़ी थी कि मेरे जागने का भी इंतज़ार नहीं किया और चली गई। मैंने फ़्रेश होकर नाश्ता किया। टेबल पर मेरे चश्मे के साथ करीने से लपेटा हुआ अखबार खोलकर पढ़ा और फिर समय देखकर नहाने घुस गया। इन सब से निपटकर मैंने लैपटॉप खोला। बेटे का गिफ्ट किया हुआ ये लैपटॉप मेरा सबसे अच्छा दोस्त साबित हुआ था। न कहीं जाने की ज़रूरत, न किसी को बुलाने की। इसमें रमकर तो मैं भूल ही गया था कि खालीपन किसको कहते हैं। उसे सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं थी। एक दो बार मैंने उसे भी कहा सीखने को, पर उसने बिना कुछ बोले ना में गर्दन हिला दी। जब मैं इसमें खोया रहता वो मेरे पास बैठ जाने कहाँ ताका करती। कई बार तो मैंने पूछा भी, पर वो कुछ नहीं कहती और फिर उठकर रसोई में जाकर मेरे पसंद का कुछ बनाकर ले आती। सच कहूँ तो मुझे उसकी बातें समझ ही नहीं आती थी। ये पक्की तौर पर कहा नहीं जा सकता था कि किस घड़ी या कौन सी बात से अचानक उसे कुछ बरसों पुराना याद आ जाएगा। ऐसे में ही अक्सर उसकी ये चुप्पी टूटती। बड़ी अजीब अजीब यादें होती थी उसकी। मैं तो लाख कोशिश करता कि जो वो कह रही है उसका एक हल्का सा टुकड़ा भी मुझे याद आ जाए, पर ऐसा नहीं होता। कभी तो एकदम बचकाने से सवाल कर देती। मसलन, आपको याद है शादी के बाद मैंने मायके से आपको जो पहला खत लिखा था उसमें मैंने ये कहा था, और बाद में आपने उसका क्या मज़ेदार जवाब दिया था। या फिर कभी यही कहकर याद करके हंसने लगती कि उसने जब पहली बार होटल में चाउमीन खाई थी तो कैसे बार बार नूडल्स प्लेट में गिर रहे थे। ऐसी बातें करते हुए उसका चेहरा किसी शीशे की तरह दमकने लगता। सच कहूँ तो इन सब बातों में मेरी कोई रुचि नहीं थी। ये भी कोई याद रखता है क्या? ज़िंदगी ने हज़ारों इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं याद रखने को, तो भला अपनी याददाश्त इन सब बकवासों में क्यों ज़ाया करना। पिछले कई महीनों से उसने ये सब कहना छोड़ दिया था। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसकी इन सब बेहूदी बातों से मैं इरिटेट होता हूँ। हाँ, चाहकर भी कभी खुलकर उसे डांट नहीं पाता था। क्या फ़ायदा, हंस रही है कुछ देर तो हंस ले। पर मैं इन सब से दूर रहना ही पसंद करता था।
तभी तो वो अगर ऐसे सवाल करती तो मैं अपना लैपटॉप में नज़रें गड़ाए बस हाँ हूँ से काम चला लिया करता। थोड़ी देर में जब आसपास शांति हो जाती तब मेरा ध्यान उसकी ओर जाता, पर तब तक तो वो उठकर रसोई में अपने काम में लग चुकी होती। मैं उसे दुखी नहीं देख सकता था, इसीलिए अगर कभी वो कहती कि इस फ्लैट में उसे घुटन महसूस हो रही है तो मैं उसे किसी न किसी मॉल ले जाता। उस दिन मैं घर पर खाना वाना बनाने से उसे छुट्टी दे देता था। वो ऐसे में अक्सर बेचैन होती, कहती खाने के लिए मैं कुछ बढ़िया सा बना लेती हूँ, फिर चलिए झील पर चलते हैं, उसके किनारे बैठकर खा भी लेंगे और मन भी बहल जाएगा। मुझे फिर कोफ्त होती, पर घुटन महसूस करती। उसकी ख़राब तबीयत को ध्यान में रखते हुए मैं फिर अपने गुस्से को दबा लेता और उसे प्यार से समझाता, झील भी कोई मन बहलाने की जगह है। मॉल चलोगी, ढेर सारे लोगों को देखोगी तो घुटन खुद ब खुद भाग जाएगी। फिर फर्स्ट क्लास खाना खाकर घर आ जाएंगे, तुम्हें तुम्हारी पसंद की आइसक्रीम भी खिला दूंगा। मैंने कहा ना, वो बिल्कुल ज़िद्दी नहीं है, इसीलिए हमेशा मान जाती। हाँ, पूरे समय थकी थकी बेजान सी ज़रूर लगती, पर बीमारी में तो ऐसा ही होता है। हम देर शाम गए लौटते और फिर से अपनी ज़िंदगी में रम जाते। इधर तो उसे घुटन हो रही है ये कहना भी छोड़ दिया था, शायद उसकी तबीयत ठीक हो गई थी। इधर उसमें एक और नई आदत डेवलप हो गई थी। जब देखो तब अपने बालों की स्टाइल बदलती थी, कभी जूड़ा तो कभी पोनीटेल, या फिर कभी बिल्कुल बेपरवाही से खुले, यूं ही इधर उधर बिखरे बिखरे से बाल। मैं कनखियों से उसे देखता और मन ही मन हंसते हुए अनदेखा कर देता। माना इस उम्र में भी वो देखने में बाकियों से अच्छी थी, पर मैं उसकी तारीफ करके बेवजह उसे चने के झाड़ पर चढ़ाना नहीं चाहता था। कल तो हद कर दी थी उसने। रोज़ की तरह रात को सोने से पहले नहा के कमरे में आई तो एक भीनी सी खुशबू भी उसके साथ उड़ती हुई मानो मेरे दिलो दिमाग में घुसती चली गई। इतना तक होता तो कुछ भी नहीं, पर यहाँ मैं लैपटॉप पर कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने में लगा था और मोहतरमा किसी नई नवेली की तरह बिल्कुल मेरे करीब मेरे कंधे पर सिर टिका कर बैठ गई। मैंने एक दो बार कंधों को झटका भी, पर ढाक के वही 3 पात। मुझे झल्लाहट हुई तो वो मानो कमर कस के बैठी थी। ज़बरदस्ती मेरे हाथ से लैपटॉप छीन कर मेरा मुंह अपनी ओर घुमा लिया। उस पर नज़र पड़ी तो मेरी हंसी छूट गई। मुझे इतना तो पता है कि लाल रंग उसका सबसे ज़्यादा फेवरेट है, पर इतना भी क्या कि कमसिन लड़कियों की तरह एक झीना सा गाउन पहन कर घूमो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। मेरी बात का बस इतना अच्छा असर हुआ कि उसने पूरी रात मुझे परेशान नहीं किया। बहुत देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इतनी देर तो नहीं लगती सुपरमार्केट में। मुझे हल्की हल्की भूख भी लगने लगी थी। रसोई में जाकर देखा तो थोड़ी हैरानी हुई। कभी वह जाकर देखता नहीं था, इसीलिए अंदाज़ा ही नहीं था कि वहाँ खाना भी ढका हो सकता है। ब्रेकफास्ट की ही तरह यहाँ भी एक नोट रखा था, खाना खा लेना, इंतज़ार ना करना, ढेर सारा प्यार, और नीचे फिर उसका नाम। अजीब था ये सब। मैंने उसका मोबाइल मिलाया तो स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे चिंता होने लगी तो सोचा उसकी बची कुची सहेलियों को फ़ोन मिलाकर पूछ लूँ, शायद किसी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई हो कि उसको तुरंत निकलना पड़ा हो। पर अपनी शादी के इतने सालों बाद पहली बार मुझे अपने पर कोफ्त हुई। मेरे पास तो उसकी किसी सहेली का नंबर ही नहीं था। शायद उसकी किसी डायरी में नोट हो। जब तक कुछ पता न चले खाना कैसे गले के नीचे उतर पाएगा। बेडरूम में जाकर अलमारी खोली। सब कुछ वैसे ही बेहद करीने से था, पर फिर भी एक बहुत बड़ी जगह खाली थी जहाँ उसके कपड़े टंगा करते थे। नीचे बिल्कुल मेरे पसंद के तरीके से तय लगाकर रखी हुई तौलिया के बगल में रखे उसी झीने से लाल गाउन पर एक नोट और दबा था। बहुत घुटन हो रही है, बस जा रही हूँ, ढेर सारा प्यार। इस नोट पर भी शायद नीचे उसका नाम लिखा रहा होगा, पर जाने क्यों मुझे अचानक बहुत तेज़ घुटन सी महसूस हुई और मैं अपने सीने को दबाए वहीं ज़मीन पर धम्म से बैठ गया। तो ये थी प्रियंका गुप्ता जी की कहानी। बस ऐसे ही। सुनने के लिए धन्यवाद।